साधारण लड़का जिसे मुंबई के एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में नौकरी मिल गई थी। गांव से पहली बार शहर जाने का उत्साह उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। राहुल ने मुंबई की ट्रेन पकड़ी और दिल में ढेरों सपने और आंखों में चमक लिए मुंबई के लिए रवाना हो गया। ट्रेन में उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त समीर से हुई। दोनों ने स्कूल के दिनों की खूब बातें की, हंसी मजाक किया। राहुल ने खुशी खुशी समीर को बताया कि उसे 3 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल गई है। समीर बाहर से तो वो खुश नज़र आ रहा था ये सुनकर, लेकिन उसके दिल में लालच घर कर गया था। उसकी हालत ख़राब थी, ना नौकरी, ना पैसा, ना घर। जैसे ही राहुल ने नौकरी के बारे में बताया, समीर के मन में खतरनाक ख्याल आया। दोनों मुंबई पहुंचे। समीर ने बहाने से राहुल को होटल में रुकने के लिए मना लिया, क्योंकि राहुल का इंटरव्यू अगले दिन था। होटल का नाम था होटल ब्लू मून और उन्होंने कमरा नंबर 404 लिया। कमरा अजीब सा था, ठंडा, सीलन भरा और हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। होटल की खिड़की पर पानी की बूंदें टकरा कर बरस रही थी। हर बिजली की चमक से कमरा एक पल के लिए भयानक सफ़ेद रोशनी से भर जाता था। कमरे के अंदर हल्की लाल मध्यम रोशनी जल रही थी, जो दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयाँ बना रही थी। राहुल गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर एक मासूम सी शांति थी, मानो उसे जरा भी अंदाजा ना हो कि अगले कुछ मिनटों में उसकी ज़िंदगी खत्म होने वाली है। बगल के बेड पर समीर जाग रहा था। उसकी आंखें छत पर टिकी हुई थी, मगर दिमाग में लालच और ईर्ष्या का अंधड़ अभी भी चल रहा था। उसने एक बार राहुल की ओर देखा, आराम से सोता हुआ राहुल, जिसे अगली सुबह इंटरव्यू के लिए जाना था। समीर के चेहरे पर एक अजीब सा पागलपन आ चुका था। उसने धीरे धीरे उठकर पानी पिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। घड़ी की टिक टिक पूरे कमरे में गूंज रही थी। घड़ी में अब कुछ ही पलों में 4 बजने वाले थे। समीर ने धीरे से तकिए की ओर देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने अंदर के डर को दबाया और ठंडे पसीने से तरबतर होते हुए बिस्तर से उठकर राहुल के पास आ गया। राहुल की सांसें धीमी और शांत थी। समीर ने उसकी गर्दन की ओर देखा, एक निशाना जिसे वह ख़त्म करने जा रहा था। अब तक घड़ी में 4 बज चुके थे। समीर ने धीरे से तकिया उठाया और राहुल के चेहरे पर रख दिया। अचानक राहुल की नींद खुल गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, पहले हैरानी से और फिर डर से। उसने तुरंत समझ लिया कि अब बहुत कुछ गलत होने वाला है। राहुल ने समीर के हाथों से तकिया हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन समीर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी उसको मारने में। राहुल के पैर बिस्तर पर जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। उसके हाथ दीवारों पर खरोंचे छोड़ने लगे, जैसे किसी कैद में फंसा हुआ जानवर छूटने की कोशिश कर रहा हो। दीवारों पर नाखूनों के निशान पड़ गए, खून से लथपथ। राहुल की सांसें अब तेज और फटी हुई थी और उसका दम लगातार घुटता जा रहा था। राहुल के गले से घुटी हुई चीखें बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, जो कमरे के सन्नाटे में भयानक गूंज पैदा करना चाहती थी, लेकिन वह नहीं कर पाया। तकिए के नीचे से उसकी चीखें जो धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी। समीर की आंखों में अब दया थी न पछतावा, बस एक वहशी पागलपन दरिंदगी थी। राहुल के शरीर की हरकतें धीरे धीरे कम होने लगी, मगर उनमें अब जिंदगी नहीं थी, बस डर और विश्वासघात का निशान था। राहुल के हाथ समीर की कलाई से धीरे धीरे फिसलने लगी, जैसे मौत अपना आगोश में खींच रही हो। आखिरी बार उसकी उंगलियां हिली और फिर पूरी तरीके से शांत हो गई। कमरे में अचानक भयानक सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज़ अब दूर होती जा रही थी, मानो जैसे मौत अपना तांडव खत्म करके जा चुकी हो। सिर्फ एक धीमी ठंडी हवा का झोंका, जिसने समीर की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। समीर ने धीरे से तकिया हटाया। राहुल का चेहरा अब तक नीला पड़ चुका था, आंखें पूरी खुली हुई थी, जिसने खौफ स्थायी रूप से जम चुका था। उसके होंठों के कोनों से खून की पतली धारा निकल रही थी। समीर ने जल्दी से राहुल के शरीर को बेड के नीचे धकेल दिया, उसे कंबल से ढक दिया ताकि कोई सबूत ना रहे। उसने राहुल के इंटरव्यू के कपड़े पहने, घड़ी उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। राहुल की लाश के पास पड़ा मोबाइल अचानक ऑन हो गया। उसकी स्क्रीन पर अब तक 4:04 सुबह के हो चुके थे। मोबाइल की स्क्रीन पर राहुल की मुस्कुराती हुई फ़ोटो दिखाई दी, मगर फ़ोटो में उसकी आंखें काली और डरावनी नजर आ रही थी और उसके होंठों पर एक हल्की मगर खौफनाक मुस्कान उभर आई थी, जैसे वह जानता था कि उसकी आत्मा अब उसे चैन से सोने वाली नहीं है। समीर राहुल के इंटरव्यू में जाकर उसकी नौकरी हथिया लेता है। कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन वो चैन से नहीं जी पाता। अब उसका दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो चुकी थी। ठीक ढंग से नौकरी कर पा रहा था
और ना ही अपने दोस्तों के साथ अपने जीवन के आनंद के पल लेना चाह रहा था, क्योंकि उसको हमेशा अपने दोस्त की याद सताती थी कि कैसे उसने धोखा देकर अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोंपकर ये नौकरी हासिल की है। समीर को अचानक अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगी। अब ना तो उसके पास रुपए पैसे की कमी थी, ना ही अच्छी नौकरी की, लेकिन फिर भी उसकी अजीबोगरीब घटनाएं होती। उसके घर में अजीब परछाइयाँ दिखने लगती। रात के 4:04 पर उसके मोबाइल पर अचानक घंटी बजने लगती, लेकिन जब वो फ़ोन उठाता तो दूसरी तरफ से सांसों की घुटी हुई आवाज़ सुनाई देती। उसे सपने में बार बार राहुल का चेहरा दिखता, नीली आंखें, गला दबने के निशान और खून से सने होंठ। रात का समय था। अब उसने निर्णय कर लिया कि अगर मुझे इन सब से मुक्ति चाहिए तो मुझे उसी कमरे में जाकर राहुल की आत्मा से माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि वही आत्मा उसको लगातार अपनी ओर खींच रही थी। वो चैन से सो भी नहीं पा रहा था। हमेशा उसके कानों में एक आवाज़ गूंजती, आओ मुझसे आकर मिलो, आओ मुझसे आकर मिलो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राहुल ने तय किया कि वो उसी होटल में जाएगा और राहुल से माफ़ी मांगेगा। रात का समय था। उसने ट्रेन की टिकटें पकड़ी और मुंबई की ओर रवाना हो गया। जैसे ही वो उस होटल के पास पहुंचा, आसपास का माहौल ही बहुत खौफजदा था। रात का समय था। मुंबई लगातार चलती जा रही थी, लेकिन समीर का शरीर अभी भी सुनसान और ठंडा पड़ा हुआ था। बारिश का मौसम था। हल्की हल्की चारों तरफ बारिश हो रही थी। सड़कों पर गहरा अंधेरा था। समीर पसीने से लथपथ कांपता हुआ फिर से उसी होटल ब्लू मून से बाहर खड़ा था। होटल का पुराना जर्जर नेम प्लेट मध्यम रोशनी में झिलमिला रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई नमी और कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। समीर का चेहरा थका हुआ और बीमार सा दिख रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे महीनों की बेचैनी और डर और उसकी हरकतों से साफ झलक रहा था। उसे अब सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, कमरा नंबर 404, जहां उसने राहुल की हत्या की थी। समीर कांपते हुए होटल के अंदर दाखिल हुआ। रिसेप्शन पर वही अजीब सा आदमी बैठा था जो पहले भी वहीं था। इस बार रिसेप्शनिस्ट ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखों में कुछ अनकहा डर और भय था। रिसेप्शनिस्ट कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जैसे उसके शब्द गले में ही अटक गए हों। बिना कुछ कहे उसने समीर को 404 नंबर की चाबी दे दी, ठंडी धातु की चाबी जो समीर के हाथों में बर्फ की तरह महसूस हो रही थी। होटल का सन्नाटा लगातार बढ़ता जा रहा था। सिर्फ एक पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी चारों तरफ। दूर से आती सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज़, मगर वहाँ कोई नहीं था। समीर धीरे धीरे उस भयानक गलियारे में आगे चलता गया, जहाँ हर दीवार पर फफूंद और नमी के निशान थे। गलियारे की लाइट्स एक एक करके बुझने लगती है, जैसे अंधेरा जानबूझकर उसे निगलने जा रहा था। आखिरकार वे कमरा नंबर 404 के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दरवाजे के निकट नीचे से ठंडी धुंध बाहर निकल रही थी, मानो अंदर कोई बहुत गहरा साया छिपा हुआ है। समीर कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा चरमराते हुए खुलता और अंदर भयानक ठंड का झोंका समीर के चेहरे से आकर टकरा जाता है। दरवाज़ा खोलते ही एक हल्की सी धीमी मगर डरावनी हंसी सुनाई देती है, और वो थी राहुल की हंसी। राहुल की आत्मा अब भी उसका इंतजार वहीं कर रही थी। हवा में कानों के पास किसी के धीमे धीमे फसाने की आवाज़, जैसे कोई कह रहा हो, तू आ ही गया, मुझे पता था, एक दिन तू लौट कर जरूर यहाँ पर आएगा। कमरा अब पहले जैसा नहीं था। बिस्तर पर राहुल की हत्या के समय खून के धब्बे थे, और जो अब बिल्कुल ताजे लग रहे थे, गाढ़े लाल रंग के, मानो कुछ ही घंटे पहले सब कुछ हुआ हो। कमरे की घड़ी अभी भी 4:04 पर रुकी हुई थी। समीर धीरे धीरे अंदर जाता है और घबराते हुए फर्श पर आगे बढ़ता है। दरवाज़ा उसके पीछे खुद ब खुद बंद हो जाता है और एक तेज़ धमाका होता है। दरवाजे का तेज़ हवा के झोंके की आवाज़ सुनाई देती है। समीर की अपनी सांसें भारी और डरी हुई थी। दीवारों से धीमे धीमे खरोंचने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे नाखून किसी लकड़ी से रगड़ खा रहे हों। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगती है। समीर ने दीवार के आईने में देखा पीछे की ओर, और वहाँ राहुल खड़ा था, मगर ये वह राहुल अब नहीं था जिसका चेहरा पहले जैसा था। अब तो उसके चेहरा सफ़ेद, आंखें गहरी काली अंधकार से भरी हुई थी। आंखों के नीचे गहरे काले खड्डे थे। चेहरे पर घृणा और नफरत की भावना साफ नजर आ रही थी। उसके होंठ खून से सने हुए थे और उंगलियों से लगातार खून टपक रहा था। राहुल की आत्मा धीरे धीरे समीर की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ कमरे की दीवारें हिलने लगी। धीमी मगर लगातार आती हुई राहुल की हंसी अब और भयानक हो चुकी थी।
तूने मुझे मारा है, मेरी जिंदगी छीन ली, अब मैं तुझे चैन से मरने भी नहीं दूंगा। राहुल की आवाज़ समीर के कानों में लगातार गूंज रही थी। समीर जमीन पर गिर पड़ा, कांपते हुए, माफ़ी मांगते हुए, हाथ जोड़ते हुए कि मुझे माफ़ कर दो। मगर राहुल की आत्मा को माफ़ी से कोई भी मतलब नहीं था। कमरे की दीवारों से काले हाथ बाहर निकल कर आने लगे, मरे हुए हाथ जो समीर को पकड़ने लगे। राहुल अब समीर के सामने था, उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। राहुल ने समीर की गर्दन पकड़ ली, बर्फ जैसी ठंडी पकड़ जिसने समीर की सांसें रोक दी। दम घुटने लगा समीर का। समीर ने बहुत संघर्ष किया अपने आप को बचाने का, मगर इस बार उसे कोई भी बचाने वाला नहीं था। तूने मेरा सपना छीना है, अब मैं तेरा जीवन छीन लूंगा। घड़ी फिर से 4:04 पर आ गई। समीर की आंखें चौड़ी हो गई, जैसे उसने मौत को देख लिया हो। अगली सुबह होटल का स्टाफ जब कमरा नंबर 404 खोलता है तो अंदर समीर की भी लाश पड़ी होती है। उसका चेहरा नीला, आंखें फटी हुई और होंठों पर अजीब सी मुस्कान, जैसे मरने से पहले उसने कोई भयानक सी चीज देख ली हो। उसके हाथ में एक घड़ी होती है, उस पर 4:04 लिखे होते हैं। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, कोई अपना सपना छीन कर चैन से कैसे जी सकता है।